अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। करप्शन मुकदमात में फंसे शरीफ खानदान को एक के बाद एक मुकदमे में रिलीफ मिल रहा है। नवाज शरीफ को दोनों मुकदमात में जमानत पर रिहाई मिल गई। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल पर से निकालने का हुक्म दे दिया गया है। सियासी मंजरनामे पर सामने आने वाली इस तब्दीली के बाद डील और ढील का शोर एक बार फिर से उठ रहा है। क्या सराहियां हैं कि हुकूमत इस तब्दीली से नाखुश है। वजीर आजम इमरान खान शरीफ खानदान को रिलीफ मिलने पर बेचैन और परेशान है। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को 6 हफ्ते के लिए जमानत पर रिहा किया। इसी रोज शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल पर से निकालने का फैसला भी सामने आया, जिसके बाद हुकूमत के एक अहम वजीर शेख रशीद ने डील का इशारा देते हुए कहा कि उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि शहबाज शरीफ डील के मास्टरमाइंड है। मैंने आपसे कहा था ना, ये सारी बारगेन का जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है शहबाज शरीफ। शेख रशीद शरीफ खानदान को रिलीफ मिलने पर ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे, उसे डील का नतीजा करार दे रहे हैं। मगर फिर सवाल यह उठता है कि अगर शरीफ खानदान बार्गेनिंग कर रहा है या उसे ढील दी जा रही है, तो वो ढील कौन दे रहा है? क्योंकि वजीर आजम इमरान खान बार बार ये वाजे कर चुके हैं कि वो करप्शन करने वालों को किसी सूरत एनआरओ नहीं देंगे। थोड़ा सा हमें डराएंगे, धमकाएंगे और हम किसी तरह इनको छोड़ देंगे, हम इनको एनआरओ दे देंगे। तो जो मर्जी कोई कर ले, हमने इंशाल्लाह इस मुल्क में एहतसाब करना है। कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा, कोई एनआरओ नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। वजीर आजम इमरान खान बार बार दोहराते रहे थे कि वो शरीफ बरादरान को नहीं छोड़ेंगे, मगर अदालतों से शरीफ खानदान को रिलीफ मिल रहा है। इसलिए अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या वजीर आजम इमरान खान भी इसी तब्दीली से नाखुश हैं? क्या वजीर आजम भी शरीफ खानदान को रिलीफ मिलने पर बेचैन है? क्योंकि क्या सराहियां हैं कि शहबाज शरीफ को रिलीफ मिलने का मकसद यह है कि इमरान खान के मुतबादिल किसी और रहनुमा को खड़ा किया जाए। इन क्या सराहियों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर इत्तलात फवाद साहब। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शरीफ फैमिली को अदालत से रिलीफ मिल रहा है, नवाज शरीफ साहब की बेल हो गई है, कहा गया है कि शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल पर से निकाले। इमरान खान साहब के लिए कितना परेशानी और बेचैनी की बात है ये? देखिए, कोई बेचैनी और परेशानी की बात नहीं है। इमरान खान का कोई ज़ाती इंतकाम का ताल्लुक तो नहीं है। एक कानून का प्रोसेस है, कानून का प्रोसेस ले रहे हैं। ना मुकदमे बनाए हमने थे, कैद में भी वो हैं, और जो कानून का प्रोसेस है वो फॉलो होगा। इसमें कोई परेशान होने वाली कौन सी बात है? पॉलिटिकल चैलेंज हमारे लिए वो कोई है नहीं, हमारी कोई ऐसा पॉलिटिकल इशू उनका है नहीं है। तो वो जो भी प्रोसेस है उसका हम एहतराम करते हैं, हम चल रहे हैं, और कोई ज़ाती मसला तो हमारा नहीं है इनके साथ। लेकिन फवाद साहब, थोड़ी तो तकलीफ होती है ना, खासतौर पे उस पार्टी के लिए जो कि इस नारे के साथ आई हो कि हम एहतसाब करेंगे, उनका एजेंडा ये हो कि हमने एहतसाब करना है, और बार बार इमरान खान कहते रहे कि किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, शहबाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे, नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे। अब अगर उनको बेल मिल रही है, वो रिहा हो रहे हैं, तो थोड़ी तो तकलीफ होती है ना फिर? नहीं, ये पार्टी को तकलीफ नहीं होती, ये पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ होती है। उन अवाम को जिनका पैसा लूटा गया है, वो अवाम जो देखना चाहते हैं कि उनका पैसा, पाकिस्तान के अवाम का लूटा हुआ पैसा वापस आना चाहिए। उन अवाम को जो ये समझते हैं कि एहतसाब का अमल जारी रहना चाहिए। उन लोगों को जो पाकिस्तान में एक तब्दीली चाहते हैं, इसके निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं, ये उन सब को तकलीफ़ होती है। ये कोई इमरान खान की या PTI की कोई ज़ाती तकलीफ़ तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान के अवाम की तकलीफ़ है। जितना आपको दुख और दर्द होना चाहिए उतना ही हमें भी है। आपने सुना होगा, नजम सेठी साहब ने अपने एक प्रोग्राम में यह तजिया भी दिया था, और उन्होंने कहा था मेरे पास खबर है कि इमरान खान साहब ज्यादा खुश नहीं है इन फैसलों के बाद। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि कोई भी खुश नहीं है, आपको भी खुश नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी जो है, जो समझता है कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई भी शख्स जो समझता है कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का जारी रहना चाहिए, जाहिर है कि उनको खुशी नहीं होगी। तो आप कह रहे हैं कि आवाम को भी खुश नहीं होना चाहिए, और इमरान खान भी इस बात से खुश नहीं है, परेशान है इस बात से? मेरा तो ख्याल है कि आपको भी खुशी नहीं होनी चाहिए, और आपको भी इस पर परेशान होना चाहिए कि ये पाकिस्तान में क्या निज़ाम है कि जहाँ पर सैकड़ों कैदी एक तरफ तो जेलों में मर जाएं और उनको कोई पूछे ना, और दूसरे साहब जाके ये कहें कि मुझे टेंशन हुई है, तो उनको टेंशन के ऊपर ज़मानत मिल जाए। तो जाहिर है कि एक तकलीफ़ तो होनी चाहिए इस बात के ऊपर। जो निज़ाम हमारा है, अमीर और कमज़ोर के लिए अलग-अलग निज़ाम चल रहा है, वो तो है, जाहिर है उस पर एक तकलीफ तो होनी चाहिए। उस निज़ाम को बदलने के लिए ही हम स्ट्राइव कर रहे हैं। साहब, क्या सराहियां हो रही है पाकिस्तान की माजी की सियासत को देखते हुए, और कहा जा रहा है कि खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब को जो इस वक्त रिलीफ मिला है, उसकी वजह यह है कि इमरान खान के ऑल्टरनेट में एक सियासी क़यादत को जो है वो खड़ा किया जाए।
देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान की ऑल्टरनेट शहबाज शरीफ तो है नहीं, ना ही बिलावल साहब हैं, इसलिए कि बिलावल साहब अंदरून सिंध की जमात हैं के एक छोटे से हिस्से के लीडर हैं, और शहबाज शरीफ साहब वस्ती पंजाब के एक छोटे से हिस्से के लीडर हैं। इमरान खान कराची से लेके खैबर तक और कोयटा से लेकर के इस्लामाबाद तक एक जो पाकिस्तान में यकजहती, गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, जहाँ जहाँ पाकिस्तान के लोग बसते हैं, इमरान खान उनके लीडर हैं। फ़िलहाल पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप में इमरान खान का तो कोई मुकाबला है नहीं, लिहाजा कोई ज़ाती परेशानी वाली उस तरह की बात इमरान खान को क्यों होगी, और उसकी कोई वजह भी नहीं। इस वक्त शरीफ फैमिली को सजा होने के बाद, नवाज शरीफ साहब को खासतौर पर सजा होने के बाद एक बेल का रिलीफ मिला है। आसिफ अली जरदारी साहब पर बड़े केसेस हैं, बिलावल साहब पर केस है, अगर इनको भी लेट्स सपोज आगे जाके सजा भी हो जाती है तब भी क्या आप देख रहे हैं अपनी एहतसाब का, अपनी अकाउंटेबिलिटी का मुस्तकबिल? देखिए, बात यह है कि इनका जेलों में आना जाना लगा रहेगा, कोई कौन सा एक केस है और कौन सा जो है वो आखिरी केस है या ज़मानत कोई हतमी फ़ैसला तो नहीं है। पहले भी जब रिहा हुए थे तो उस वक्त ऐसी ही खुशियाँ मनाई गई थी, बाद में दोबारा जेल जाना पड़ा, और अब भी PMLN की आदत है खुशियाँ ज़रा वक्त से पहले मना लेते हैं, बाद में फिर जो लड्डू हैं वो गले से उतरना मुश्किल हो जाते हैं। तो देखते हैं अभी कितने देर ये लड्डू इनके मुंह में रस घोलते हैं। अच्छा, एक ये थ्योरी भी पेश की जा रही है, और आप तो बार बार ये कहते रहे कि देखें एहतसाब का अमल शुरू होता है, दोनों जमातें एक हो जाती हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों का एहतसाब एक साथ करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एक पार्टी को रिलीफ दिया जाता है तो दूसरी पार्टी के खिलाफ सख्तियां शुरू हो जाती हैं। क्या ऐसा कोई इरादा है हुकूमत का कि अगर नून लीग को रिलीफ मिल रहा है तो अब जरदारी साहब पर जो है वो सख्तियां बढ़ जाएंगी? माजी में ऐसा रहा है, माजी में मजबूरी रही है कि दोनों पार्टीज़ को, जब एक पार्टी थी वो बैलेंस टिल्ट हो जाता था। अब अगर आप इस वक्त IRI का भी जो आखिरी सर्वे आया है उसमें आप देखें कि जो इमरान खान है वो 57-58% के ऊपर खड़े हैं, जबकि नवाज शरीफ और जरदारी मिलकर भी इस वक्त 35-37% से ज़्यादा नहीं है। लिहाजा जाहिर है कि इस वक्त कोई मुकाबला नहीं है और पॉलिटिकल कोई मजबूरी है नहीं, इसलिए जो कानून का मामला है वो अपना वो खुद तय कर रहा है। कानून का जो निज़ाम है वो, हमारा सिर्फ इसमें दो इशूज़ हैं, हम इसको विक्टिमाइजेशन नहीं बनाना चाहते, कतई तौर के ऊपर ये नहीं लगना चाहिए कि वो हमारा ज़ाती इशू है नहीं, और ये लगना भी नहीं चाहिए, और कानून को अपना रास्ता खुद तय करना चाहिए। और दूसरा ये है कि इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचना चाहिए। इन दोनों मामलों को, अगर आप कह रहे हैं कि ये विक्टिमाइजेशन नहीं है, और दूसरी तरफ आप जियो पर ही शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू देते हुए ये भी कह चुके हैं कि फैसले मेरिट पर आ रहे हैं, तो फिर तकलीफ किस बात की होनी चाहिए? फैसले मेरिट पर है, विक्टिमाइजेशन भी नहीं करना चाह रहे, तो फिर गिला शिकवा किस चीज का? नहीं, कई दफ़ा तो आपको हकायक से भी तो तकलीफ पहुंचती है ना। फैसलों में मेरिट है, उसमें कोई शुबा नहीं है कि जो फैसले हुए हैं वो मेरिट के ऊपर हुए हैं, लेकिन मेरिट्स जो है उसके ऊपर भी, फैसले के ऊपर आपको शहबाज शरीफ साहब की अगर बेल होती है, नवाज शरीफ साहब की या शहबाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब की रिहाई से ज़्यादा उन हज़ारों जो कैदी हैं उनकी तकलीफ ज़्यादा है हमें, जो जेलों में इससे बहुत कम जराइम में अंदर हैं, और उनका जो एहतसाब का अमल है कहिए या उनकी जो सज़ाओं का अमल है वो ज़रा ज़्यादा सख्ती से और उस तरह से। ये हमारा अदालती निज़ाम का एक मामला है, हमारे कानूनी निज़ाम का इस मामला है, एक इंडिविजुअल्स का इशू नहीं है। इंडिविजुअली जो फैसले किए हुए हैं मेरिट के ऊपर आ रहे हैं, और कानून अपना रास्ता खुद बना रहा है, हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं है किसी और की। मतलब शहबाज शरीफ साहब को अगर बेल मिल जाती है और उस जजमेंट में ये कहा जाता है कि उनके ऊपर जो इल्जामात हैं वो कोई मजबूत इल्जामात नहीं है, या एवनफील्ड केस में ऊपर तो ये भी नवाज शरीफ के ऊपर भी कहा गया था कि बादी नजर में ऐसा लगता है कि ये केस सस्टेन नहीं करेगा, ये सजा सस्टेन नहीं करेगी, तो आप समझते हैं कि तमाम चीजें मेरिट पर हो रही हैं? जाहिर है कि ये जजेस की ओपिनियंस होती हैं, और उन जजेस की ओपिनियन को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने थ्रैश आउट भी किया, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जज साहबान की जो रूलिंग्स है उसे इत्तफाक नहीं किया। सो एक जज साहब अपनी रूलिंग देते हैं और सुपीरियर कोर्ट जाके उसको सही कर देती है। सो ये तो एक चलता रहता है, इसमें कोई ऐसी फिक्र वाली बात तो नहीं। फवाद साहब, ये एतराज़ इमरान खान साहब की तरफ से भी आया है, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब की तरफ से भी आया है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, फाइल पे साइन नहीं करते क्योंकि वो डरे हुए हैं नैब की तहकीकात से और जिस तरीके से नैब का रवैया है। लेकिन जस्टिस इकबाल साहब ने कल बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये प्रोपेगेंडा जो है उसको उन्होंने रद्द किया है कि ब्यूरोक्रेसी अगर काम नहीं कर रही तो उसकी वजह नैब है। वो ये कहते हैं कि अगर किसी ने काम नहीं करना, उनका काम करने का दिल नहीं है, तो इसका इलाज नैब के पास नहीं है। तो वजह क्या है? ब्यूरोक्रेसी इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि वो आपके साथ काम नहीं करना चाहती, या फिर वो वाकई नैब से परेशान है?
नहीं, नैब ने भी अपना काम बड़ा फैला लिया है और प्राइम मिनिस्टर साहब एक से ज़्यादा दफ़ा नैब को ये कह चुके हैं कि उन्हें अपने मेगा जो मुकदमात हैं उनके ऊपर तवज्जो रखनी चाहिए। इसी सिलसिले में आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने की दरख्वास्त के ऊपर एक मीटिंग हुई थी, जो हमारी जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिसको हम सेक्रेटरी कमेटी कहते हैं, उनकी मुलाकात हुई थी जो जावेद इकबाल साहब से, चेयरमैन नैब से, और उसमें जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको चेयरमैन नैब के सामने रखा था और चेयरमैन नैब ने उनको यकीन दिलाया था कि इन तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर वो इक़दामात करेंगे। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब को दोबारा जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने नैब के सामने रखे थे उनके ऊपर दोबारा कोई अमल दरामद नहीं हुआ। चेयरमैन नैब अपने तय कोशिश कर रहे हैं, शायद उनके मामले में कुछ जो इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है। यकीनी तौर के ऊपर नैब का जो इस वक्त किरदार है, ख़ुसूसी तौर के ऊपर जिस तरह से वो बहुत छोटे मामलात में भी ख़ुद को उलझा लेता है, उसके ऊपर एक फ़िक्र ज़रूर मौजूद है, जिसकी वजह से एक पूरे, और ये मामला सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स तक महदूद नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन को देखें, अगर आप अमूमी जो हमारे जो कारोबारी तबका है उसको देखें, उसको भी फ़िक्र जारी है। पाकिस्तान में देखिए, अगर हमने बिजनेसेस को बढ़ाना है, तरक्की देनी है, खौफ की फ़ज़ा में बिजनेसेस तरक्की नहीं कर सकते हैं। लिहाजा ज़ाहिर है अब इदारों को अपना खुद एहतसाबी का अमल भी शुरू करना चाहिए। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिजनेसमैन पर भी इल्ज़ामात हैं और बेशक इल्ज़ाम हो, उनके खिलाफ कोई केस होता है, नैब को टेकअप करना चाहिए, लेकिन उसका फैसला जल्द कर दें, या तो उनको बरी कर दें उस फैसले से, या अगर वो कसूरवार हैं तो उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो मियां मंशा हो, चाहे अकील करीम रेड्डी हो। सालों साल तक केसेस लटका के रखते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इससे आप ठीक कह रहे हैं कि जो बिजनेसमैन है उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा हर्ट होता है। लेकिन यहां पर तो जावेद इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि 1435 रेफरेंसेस हैं, जिसमें 1 दर्जन हमने सरकारी मुलाजमीन या सेक्रेटरीज को बुलाया है, और वो भी 1 या 2 दफा बुलाया है। तो हमारी तरफ से तो ये नहीं हो रहा है। देखिए, मामला फॉर्मल बुलाने का नहीं है, उससे ज़्यादा मामला इनफॉर्मल बुलाने का है, जहाँ पर नायब के लोग जो हैं वो जाते हैं, सवालात शुरू करते हैं, बातें करते हैं। और दूसरा, मैं नायब की बात से इत्तफाक करता हूँ, बहुत कम मुकदमात होंगे, लेकिन देखना ये है कि असरात क्या है। और जिस तरह से आपने अभी कॉमेंट किया, पाकिस्तान में जो बिज़नेस कम्युनिटी है, पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, यकीनी तौर के ऊपर हमारी इवन पॉलिटिकल जो हमारे लोग हैं, उनमें इस वक्त ये तासुर ये तेज़ी से जा रहा है कि नैब ने अपने आप को बड़ा फैला लिया है। और देखिए, हमारे यहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर है, उसमें इदारों को अपना एहतसाब खुद भी करना है। चेयरमैन नैब जो हों, पाकिस्तान की अदालतें हों, इन इदारों का एक खुद एहतसाबी का निज़ाम है, उनको उसको बुरुएकार लाना है ताकि उनके ऊपर बिल्कुल जो खदशात हैं वो ना उठे। जब आप ये कहते हैं कि छोटे छोटे मुकदमात तक फैला लिया नैब ने अपने आप को, उनको चाहिए कि मेगा जो करप्शन के स्कैम्स हैं उन पर हाथ डालें, तो आपकी मुराद ये है, या इमरान खान साहब की मुराद उससे ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस देखें, शहबाज शरीफ के केसेस देखें, नवाज शरीफ के केसेस देखें, इन सियासी शख्सियात के केसेस पर नजर रखें? नहीं, इससे मुराद हमारी कोई शख्सियात नहीं है। इनके खैर जिनका नाम आपने लिए हैं, इनके मेगा केसेस तो नहीं हैं, इनके तो महा मेगा केसेस हैं। इसके अलावा भी मेगा केसेस हैं जिनके ऊपर उनको देखना चाहिए, लेकिन ये तायुन करना नैब का अपना काम है कि किसको वो समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट केस है। लेकिन हमारा सिर्फ गुजारिश है हमारी कि अपने जो एक अमल है उसको खुद, अदरवाइज़ देखिए ना, अगर पाकिस्तान की मईशत मुतासर होती है तो पाकिस्तान के करोड़ों लोगों में नैब का हो, अदलिया हो, वो भी तो मुतासर होंगे ना। उनकी सारे जो, हम पाकिस्तान है तो सब लोग हैं ना, तो पाकिस्तान को भी तो हमने आगे लेके जाना है। इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हम इसकी इंडिविजुअलिटी में पड़े बगैर ये तमाम इदारों को खुद देखना है कि उनके बारे में तासुर किया जा रहा है, उनको कहाँ उनको इस्लाह की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि आप शख्सियात की बात नहीं कर रहे, लेकिन जिनके मेगा स्कैम है उन पर हाथ डालना चाहिए। तो आज ही द न्यूज़ में खबर है उमर चीमा साहब की, जिसमें उन्होंने बताया कि आपकी जमात के एक वफाकी वजीर हैं, जिनकी जो पूरी आमदनी है ख़ानदान की वो 6 करोड़ की थी। इसके बाद वो सियासत में आए और अब उनके असासे जो है 100 अरब रुपए से ज़्यादा हो गए। तो ये तो एक मेगा स्कैम ही लग रहा है। और खुसरो बख्तियार साहब है ये वफाकी वजीर, जिनके बारे में लिखा गया है। तो इस तरह के केसेस टेकअप करने चाहिए फिर नैब को, क्योंकि यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि नैब हेडक्वार्टर प्रोसीड ही नहीं कर रहा है इस केस को लेकर। देखिए, एक तो प्रोपेगेंडा की बात तो अलहदा है। खुसरो बख्तियार साहब को जो लोग जानते हैं, मैं ज़ाती तौर पे उनको जानता हूँ, वो जिस तरीके से उन्होंने अपना बिज़नेस किया है
वो इंतहाई शफाफ है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी ऐसे मामले से। और हर आदमी को अगर आप इस बात के ऊपर प्रोव करना शुरू कर दें कि वो पैसा कैसे, जो उसका पैसा जो है वो बना कैसे है बगैर किसी इल्ज़ाम के, तो फिर उसमें जो है वो प्रॉपर कम्प्लिकेशंस जो हैं वो हो जाएंगी। और यही वो मामला है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ। और फिर अगर आपका इल्ज़ाम गलत साबित हो जाए तो ज़ाहिर है मीडिया में कभी किसी के ऊपर पूछने का तो मामला है ही नहीं। मैंने चीफ जस्टिस साहब को मैं लेटर भी लिख रहा हूँ जिसमें मैंने उनसे अर्ज़ की है कि आप अब स्पेशल मीडिया जजेस अपॉइंट करें, जहाँ पर किसी की डेफेमेशन हो, जहाँ पर किसी पर इस तरह से इल्ज़ाम लगाया जाए तो उसके पास कोई रास्ता तो हो जिसमें वो जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है, सहाफी से ज्यादा यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब जो है वो नैब का होना चाहिए, क्योंकि ये केसेस नैब अगर बनाता है, और इस पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खुसरो साहब का, उनके भाई का मौकिफ आना चाहिए, हमने भी लेने की कोशिश की है। और बहुत सारे ऐसे मुकदमात होते हैं फवाद साहब के नैब बना देता है केस, डॉक्टर आसिम पे 450 अरब रुपए का केस बन गया, बाद में कुछ निकलता नहीं है। तो ये एहतसाब जर्नलिस्ट से पहले उस इदारे का होना चाहिए जो कि ये केसेस बना देता है। उनका भी होना चाहिए, जर्नलिस्ट का भी होना चाहिए जो कैंपेन करते हैं टारगेट करके लोगों को। मेरे पास खुद एक एंकर साहब आए और उन्होंने कहा कि मुझे करोड़ रुपए की एडवर्टीजमेंट दे दे, उसके बाद पूरा हफ्ता उन्होंने मेरे खिलाफ जो है वो प्रोग्राम किए। मैं क्या कर, मैं मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन हूँ, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। और जब अदालतें जो हैं वो अपनी आंखें बंद कर लें, डेफेमेशन के ऊपर वो कोई बात ही करने की जरूरत महसूस ना करें, अदालतें हमारे यहाँ जो डेफेमेशन के केसेस हों, जब आपके खिलाफ केसेस हों उसको उठा के फेंक दें और कहें ठीक है हम बाद में इसको देख लेंगे, इंपॉर्टेंस ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इम्बैलेंस क्रिएट होगा। इमरान खान साहब के ऊपर भी हटाने का दावा किया है, शहबाज शरीफ साहब ने किया, वो कहते हैं वो सामने नहीं आते पेशी के लिए, सबके लिए होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इत्तेफाक कर रहा हूं कि डेफेमेशन का लॉ जो है पाकिस्तान में उसको होना भी चाहिए, उसकी इंप्लीमेंटेशन खासतौर पर ठीक तरीके से होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद पार्टी का मौकिफ लेंगे। इस वक्त पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को एनआरओ मिल रहा है तो आगे जाके क्या दोनों जमातें साथ चल सकेंगी, यानी इस बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं कि उनको बेल मिल गई। वो मुबारकबाद दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को कि अदालत ने हुक्म दे दिया है कि उनका नाम ईसीएल पर से हटा दिया जाए। वो ये भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ इमरान खान ने यू टर्न लेके किया है, क्योंकि इमरान खान कहते थे कि वो शरीफ फैमिली को एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन अब उन्होंने एनआरओ दे दिया है। अगर बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि एनआरओ के तहत नवाज शरीफ को बेल मिली है, एनआरओ के तहत ईसीएल से नाम निकाला जा रहा है शहबाज शरीफ का, तो ऐसा लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद इस बात पर यू टर्न लिया है। क्योंकि 11 मार्च को बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की थी नवाज शरीफ साहब से कोट लखपत जेल में, और जब वो जेल से बाहर आए मुलाकात करके तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ साहब एनआरओ लेंगे, तो उस पर बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि उनको लगता है कि नवाज शरीफ साहब नजरियाती हैं, वो अपने असूलों पर कौम नहीं करेंगे, वो किसी किस्म का एनआरओ नहीं लेंगे। मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब के ख़िलाफ़ ये एक लोग कंस्पिरेसी बना रहे हैं। मियाँ साहब ने ख़ुद कहा है कि वो अब नज़रियाती बन गया है और नज़रियाती कमिटमेंट के साथ इंशाअल्लाह ताला वो ये जो सियासी जदोजहद अपना जारी रहेगा। मैं ऑब्वियसली बीमार तो है, लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा, आई हैड नो इम्प्रेशन, आई गॉट नो इंकलिंग कि कोई डील हुआ या मियाँ साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए तैयार है। मियाँ साहब अपने प्रिंसिपल्स पे कायम है। चंद रोज पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे नवाज शरीफ साहब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एनआरओ नहीं लेंगे और शुरू पे समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अब जो है उनका मौक़िफ़ बदल गया है। बेल मिलने के बाद, नवाज शरीफ साहब को बेल मिलने के बाद अब बिलावल भुट्टो जरदारी का यह कहना है कि इमरान खान जो कहते थे कि एनआरओ नहीं होगा, तो अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है और ईसीएल से नाम निकल गया है शहबाज शरीफ साहब का, जबकि नवाज शरीफ साहब को बेल मिल गई। खान साहब ने कहा मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। मैं मुबारकबाद देता हूं मियां नवाज शरीफ साहब को कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो अब अपना इलाज करवा रहा है। खान साहब ने कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा। मैं मुबारकबाद देता हूं शहबाज शरीफ साहब को कि उसका नाम ईसीएल से हट गया। ये केस का वजीर आज़म है, यू टर्न पर यू टर्न लेता है। बिलावल भुट्टो जो कि पहले समझते थे कि नवाज शरीफ एनआरओ नहीं लेंगे, अब उनको लगता है कि एनआरओ इमरान खान ने उनको दे दिया है। अगर अब ये मौक़िफ़ है तो क्या इस माहौल में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक साथ चल सकेगी, या माजी की तरह हमने
हमने देखा था कि जब एक पर मुश्किल आती थी तो दूसरा पीछे हट जाता था। मिसाल के तौर पे जब जरदारी साहब का यह बयान आया था कि ईंट से ईंट बजा देंगे, तो नवाज शरीफ साहब ने तयशुदा मुलाकात कैंसिल कर दी। पनामा पेपर्स के बाद जरदारी साहब ने भी नवाज शरीफ साहब से मिलने से इनकार कर दिया था। तो आगे कैसे बढ़ेगा इस पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद है पीपी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा। कमर जमान कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चंद रोज पहले बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि उनको लगता है कि नवाज शरीफ साहब नजरियाती हो चुके हैं, वो एनआरओ नहीं लेंगे, लेकिन बेल मिलने के बाद अब बिलावल साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने यू टर्न लिया है, एनआरओ ना देने का कहा था, अब एनआरओ दे दिया है। तो ये जो बिलावल साहब का मौकिफ है नवाज शरीफ के बारे में, इसमें मुस्तकिल मिजाजी क्यों नहीं है? पहले कहते थे एनआरओ नहीं लेंगे, अब इल्जाम लगा रहे कि एनआरओ ले लिया उन्होंने। देखिए, अदालत से बेल हुई है, बिलावल साहब ने भी यही कहा है कि अदालत से बेल हुई है। खान साहब तो कहते थे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, यानी खान साहब का नैरेटिव अपनी जगह टिका रहा, लेकिन उनको अदालत ने बेल दे दी। शहबाज शरीफ साहब का नाम अदालत ने जेल से निकाल दिया। तो ये बात अदालत की तरफ और है कि उनको इमरान खान के तमाम तर कोशिशों के बावजूद, कहने के बावजूद, इरादों के बावजूद हो गया। तो ये उस रंग में नहीं है, लेकिन वो कहते थे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, बट अदालत ने तो बेल दे दी। सो इमरान खान के इरादे अपनी जगह टिके रह गए, लेकिन बेल हो गई। तो बिलावल साहब ये नहीं कह रहे थे कि जो बेल मिली है नवाज शरीफ साहब को, या जो ईसीएल पर से नाम निकालने का कहा गया है, वो किसी डील या एनआरओ के नतीजे में है? अब मेरा ख्याल है, मैं समझाऊं, मैं तो उसकी बात करूं, क्योंकि बिलावल साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि इमरान खान ने कहा था कि एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन अब उन्होंने इस पर भी यू टर्न ले लिया है। मेरा ख्याल है जो उन्होंने कहा वो ये था कि इमरान खान ने कहा था कि बेल नहीं, अब नो डील एंड नो एनआरओ, लेकिन मियां साहब की बेल हो गई है तो मुबारक हो। और इमरान खान ने एक और यू टर्न ले लिया है। इमरान खान का एक और इशू है, इमरान खान को एक और रंग में वो मुखातब कर रहे हैं। देखें, जिस तरह आपने कहा, ये नहीं है इमरान खान की यू टर्न। मैं भी कहता हूँ, इमरान खान ने तो अपने खुद डिक्लेयर किया हुआ है कि मेरा तो जो पॉलिसी है पूरी गवर्नमेंट की, जो पिवट जिस पे खड़ी है, वो यू टर्न है, वो सुनामी है, वो यू टर्न है, वो तो इन बातों के तो बड़े बादशाह हैं। बिलावल साहब ने इस बात पे यू टर्न नहीं लिया है कि नवाज शरीफ नजरियाती है और वो यू टर्न नहीं, वो एनआरओ नहीं लेंगे, उस बात पे नहीं लिया। जो बात नजरियाती है वो ये है, बिलावल साहब यू टर्न नहीं लेते, बिलावल साहब अपने टर्न पे खेलते हैं, वो यू टर्न वाले नहीं है, वो यू टर्न वाले ही है। बिलावल साहब ने जो उस वक्त भी कहा था वो ये था कि जब हम मियाँ साहब से मिले तो मियाँ साहब ने बहुत कुछ सीख लिया है, और एक वक्त था कि जब वो भी आइन और पार्लिमान के उतने साथ नहीं थे, और मियाँ साहब ने खुद भी इस बात का इकरार किया है, माजी एक था। अब वक्त से उन्होंने सीख लिया है, तो उन्हें समझ आ गई है कि नज़रिया क्या है। इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हमें आइन और जमहूरियत के रास्ते पे चलना होगा, और हमें जो इस्टेब्लिशमेंट के या खिलाने वालों के रास्ते हैं, अगर उन पे चलेंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। मियाँ साहब को इस बात की समझ आ गई है। डिटर्मिनेशन में मियाँ साहब की नज़र आती थी, क्योंकि हम मिले तो मियाँ साहब ने जो इरादे जाहिर किए, जो बातें की, उसमें वो बड़े डिटर्मिनेड नजर आते थे कि मैं गवर्नमेंट से कोई फेवर नहीं लूंगा। वो आती थी या अब भी नजर आ रही है आपको? मैं तो जब मिला उस वक्त की बात है ना, तो मिला नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त वो बड़े डिटर्मिनेड थे। अभी नजर तो यही आ रहा है कि वो डिटर्मिनेड है। इलेक्शन से पहले हमने देखा कि बड़े एग्रेसिव रवैया था नवाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज साहबा का, एक नैरेटिव की बात कर रहे थे, बयानिया बना रहे थे कि वोट को इज्जत दो। अब हमें नजर आता है कि बिलावल भुट्टो साहब ट्रेन मार्च करते हैं, एक एग्रेसिव पोजीशन लिए हुए हैं, वो हर किस्म की बात कर रहे हैं, लेकिन शरीफ फैमिली खामोश है, इंक्लूडिंग शहबाज। देखिए, ये जो मरियम बीबी की खामोशी है या मियाँ साहब का बयानिया है कि खामोश हो गए या उस पर ज़्यादा तलखी नहीं रही, इसके ऊपर यकीनन एक मुबाहिसा है, समाज के अंदर एक बहस है कि ये क्यों है, आखिर ये बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी, कुछ सबब की बात की जा रही है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत है नहीं कि मैं उसके ऊपर बहस करूं। यहाँ साहब को कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं मिला। ये बातों ने गवर्नमेंट भी कह रही थी ना कि हम आपको किसी भी अस्पताल में जहां चाहें आप इलाज करा लें। थ्योरी ये भी इस वक्त चल रही है, और कल इस पे सोहेल वड़ाई साहब ने लिखा भी है कि दोनों पार्टीज का एहतसाब या दोनों पार्टीज के लिए एक साथ मुश्किलात नहीं खड़ी की जाती, एक पार्टी को रिलीफ दिया जाता है, दूसरी पार्टी को मुश्किलात दी जाती हैं। तो इस वक्त अगर रिलीफ मिल रहा है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को, तो इसका मतलब है कि आसिफ अली जरदारी पे अब मुश्किलात का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। माजी के केसेस भी खुल रहे हैं, मौजूदा केसेस भी हैं उनके सामने। आपको लगता है ऐसा है? हमें पहले कहा गया कि जी ये देखें, अपनी चोरी छुपाने के लिए, अपने डाके छुपाने के लिए, अपनी करप्शन छुपा, केस खुल गए दोनों की तरफ खिलाफ। अब दोनों इकट्ठे हो रहे हैं हमारे खिलाफ, ये गवर्नमेंट का नैरेटिव। इसको कुछ मीडिया के साथियों ने भी इसी तरह प्ले अप किया कि जी अब दोनों जमातें इसलिए इकट्ठी हो रही हैं कि इनके खिलाफ केस खुल गए। मैं भी रोज शाम को सुनता हूँ, आप भी सुनते हैं जी। सो बजाय इसके कि वो गवर्नमेंट का व्यू रखते, उन्होंने अपना भी व्यू यही बना लिया जो गवर्नमेंट का था। तो ये बड़ा चंबे की बात थी। अब उसके बाद ये नैरेटिव आ गया कि अच्छा वो मियाँ साहब तो खामोश हो गए,
वो तो ज़रा ढीले हो गए। जरदारी साहब और बिलावल साहब बड़े तेज़ हो गए, उन्होंने मार्च कर दिया है, ट्रेन मार्च किया। ट्रेन मार्च में भी उन्होंने कहा कि मैं गवर्नमेंट गिराने के लिए नहीं निकला हूँ। पीपल्स पार्टी अपना नुक्ता नज़र रखती है। हम मियाँ साहब के पास गए, जिसको हमने दुरुस्त समझा हमने वो किया। आज भी पीपल्स पार्टी जो काम करती है वो किसी के फायदे में जाए, किसी के नुकसान में जाए, हमारे अपने नुकसान में जाए। पीपल्स पार्टी जिस बात को दुरुस्त समझती है वो करती है, हमारी क़यादत। तो आप ये बाय करते हैं कि क्या एक पार्टी को रिलीफ देकर दूसरी पार्टी पे सख्तियां की जाएगी? मैं उसी पे आने लगा। आपने जो कुछ कहा कि सोहेल वड़ाइच साहब ने और कई दोस्तों ने और भी लिखा, हाँ, इस पर बड़ा मुबाहिसा हो रहा है, बड़ा मुबाहिसा हो रहा है। चिमगोइयां या आम महाफिल के अंदर भी गुफ्तगू है और अब तो लिखा जा रहा है। आप जवाब दे, इसके बाद बैकग्राउंड भी बताता हूं। कुछ दोस्तों की ये राय है और हमारे मुल्क का एक माजी है और माजी में ऐसा होता रहा है। तवक्को ये थी कि अब ऐसा नहीं होगा, अब इंसाफ होगा। अदालत भी कहती थी इंसाफ होगा, खान साहब भी कहते थे इंसाफ होगा। हमारा ख्याल यह है कि बाकी सब ने भी सीखा है तो अब इंसाफ होगा। अगर सोहेल वड़ाइच साहब की और बाकी दोस्तों की जो ये सोच रखते हैं, अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर हमें सोचना होगा कि ये एहतसाब को अगर पीपल्स पार्टी, अगर मुस्लिम लीग ड्रामा कह रही है, अगर ये विक्टिमाइजेशन कह रही है, तो क्या गलत कह रही है? गाजी करीब में इसका तजुर्बा शायद आप लोगों से हासिल किया है। मैं 2-3 आपको इंसिडेंट्स बताता हूं। ज़रदारी साहब का एक जो बयान था, ईंट से ईंट बजा देंगे, उसके बाद ज़रदारी साहब ने एक तयशुदा मुलाकात थी, नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात कैंसिल कर दी। पनामा आया, पनामा के बाद नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की कि ज़रदारी साहब से मुलाकात करें, ज़रदारी साहब ने इनकार कर दिया। इलेक्शन तक यही माहौल रहा। इलेक्शन के बाद स्पीकर का इंतखाब आपने साथ मिलकर लड़ा, फिर ना वजीर आजम का ना सदर मुमलिकत का इलेक्शन आप लोगों ने मिलकर लड़ा, उसमें आप लोगों ने अपने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए। तो ये तो लोगों को पता है कि आप लोग जब दूसरे पे मुश्किल वक्त आता है तो दूर हो जाते हैं, फिर जब करीब आने की कोशिश करते हैं तो फिर कोई और दूर कर देता है आप लोगों को। तो ये देखा गया ना पिछले 2-3 साल की गुजारिश है कि सियासी जमातें कोई आपस में मर्ज नहीं हो जाती, नजरिए खत्म नहीं हो जाते, एक दूसरे के मैनिफेस्टो में मर्ज नहीं हो जाते। जमातों के अपने अपने इंटरेस्ट भी होते हैं, अपने अपने नजरिए भी होते हैं। और मैं एक गुजारिश ये भी कर दूं कि हम कोई फरिश्ते नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं, हमसे बड़ी गलतियां हुई, लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की नीयत किसी को दाव लगाने की थी? किसी के साथ ज्यादती करने की थी? फर्ज करें मियाँ साहब के पास हम गए तो हम क्या लेने गए? हम तो इयादत करने के एक नेक नीति के साथ गए। तो अब ये उनकी बेल के बाद ये बदल जाएगा या मौकिफ यही रहेगा? और एहतसाब जो आप समझते हैं कि विक्टिमाइजेशन है, नून लीग कहती है विक्टिमाइजेशन है, इस पर आप दोनों जमातें एक होकर चलेंगी? आप चलने के लिए तैयार है नून लीग के साथ, और क्या नून लीग भी आपके साथ चलने के लिए तैयार होगी? हमें इस पे इकट्ठा चलना है या नहीं चलना है ये डिपेंड करता है, लेकिन असेंबली के फ्लोर के ऊपर, सूबाई असेंबली हो या कौमी असेंबली हो या सेनेट हो, वहां पे अपोजिशन पहले ही बहुत सारे इश्यूज के ऊपर इकट्ठी होती है। आप चलने के लिए तैयार हैं नून लीग के साथ इस वक्त? एक ये तो आपका ख्याल है। नहीं, मेरा सवाल है ये। नहीं, मैं आपके ख्याल की बात कर रहा हूँ और उसको सवाल के रंग में आपने मुझ पे पोज कर दिया है। मेरा इशू ये है कि मैं अपनी करप्शन के मेरे ऊपर जो लगने वाले इल्जामात है, मैं उसके हवाले से बातें नहीं कर रहा, मैं उसके हवाले से मियाँ साहब से कोऑपरेट नहीं कर रहा, मैं उसके लिए मियाँ साहब का पता करने नहीं गया था। मैं तो मियाँ साहब का पता करने गया था कि मियाँ नवाज शरीफ बीमार है और एक इंसानी हमदर्दी के तहत, और दूसरा यह है कि सियासत के अंदर तनाव माजी में रहा, लड़ाइयाँ रही बहुत। वो भी वक्त था जब बीबी शहीद और मियाँ नवाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस थे, उसी जगह पे बैठते थे, वो भी आपस में नहीं मिलते थे, सलाम दुआ नहीं होती थी, लेकिन उसका मुल्क को नुकसान हुआ। हमारा ये ख्याल है कि हमें उतनी तलखी नहीं कर देनी चाहिए। नून लीग को ये जो रिलीफ मिला है, इसके बाद आपके ख्याल में वो आपके साथ चलना चाहेंगे या वही होगा जब ज़रदारी साहब का बयान दिया था, ज़रदारी साहब से मुलाकात कैंसिल कर दी, वही रवैया होगा आपके ख्याल में उनका? मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए, उनको भी रैशनल रवैये उनके होंगे, मैं तवक्को करता हूँ। सही। आज एक अपॉइंटमेंट हुई है फेडरल कैबिनेट में, एजाज शाह साहब को, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह इस काबीना का हिस्सा बन गए। आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने बड़ी तनकीद की है, नफीसा शाह साहब का इस पर बयान आया है, गलत फैसला है, एतराज है पीपल्स पार्टी को इस पर? आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए पीपल्स पार्टी को इसके ऊपर? वो हैरान हूं दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, क्या करूं? लेकिन मुझे सिंपल ये बताइए कि ये जो आयत है इमरान खान साहब नया पाकिस्तान बनाने, ये तो पहले तो सारी जमातों का इन्होंने जो लेफ्ट ओवर था वो इकट्ठा किया, ना कोई करप्शन देखी, ना कोई माजी देखा, ना कोई कुछ देखा, जो आया आज वो कबूल किया। नदीम अफजल साहब जैसे अच्छे लोग भी गए हैं पार्टी। मैं सर किसी का जिक्र नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम लीग भी, पीपल्स पार्टी भी, बाकी लोग भी गए हैं, मैं अब नॉट मेंशनिंग एनीवन। इमरान खान साहब जो पॉलिटिक्स की थी और इनको जिस तरह प्रोजेक्ट किया गया, जिस तरह इमरान खान साहब के गुब्बारे में हवा भर के एक बड़ा तनावर कदावर उनको बना के खड़ा किया गया। जनरल मुशर्रफ के दौर में जब चौधरी शुजात साहब या जमाली साहब या शौकत अजीज साहब बने थे वजीर आजम, तो उनकी जो काबीना थी वो तो आपको पता ही है ना कि जनरल होते थे हमारे
नदीम ताज साहब थे या हमारे वो एक और साहब थे, हमारे जनरल ISI के उस वक्त थे, तो वो तो बाकायदा उन्होंने बनवाई थी, तो उसी टीम का हिस्सा एजाज शाह साहब थे। तो आज उस दौर के जो सिलेक्टेड लोग थे कैबिनेट के, वो आज की कैबिनेट में मौजूद है। इस एतराज पर जो पीपल्स पार्टी कर रही है एजाज शाह पे, उस पर एक एतराज ये हो रहा है कि आप लोगों ने भी चौधरी परवेज इलाही के साथ इत्तेहाद बनाया था, कातिल लीग का था। वो जो खत था मार्क सीगल को, जो लॉबियस्ट थे, जिसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 3 नाम कहे थे, उसमें परवेज इलाही साहब का भी नाम था, उसमें एजाज शाह का भी नाम था। तो ये तो एक काबीना का हिस्सा है, आप लोगों ने तो बाकायदा इत्तेहाद करके डेप्यूटी वजीर आजम बना दिया था। जी ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा था। उस वक्त भी इस पे बहस हुआ था, उस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर भी इस पे बहस थी कि क्या ये होना चाहिए कि नहीं, लेकिन क्योंकि उनको इन्वेस्टिगेशंस ने बेगुनाह करार दिया था। और ये बात हम बार बार कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए इससे पहले भी कुर्बानियां दी। वो भी एक वक्त था क्योंकि हमारे पास अपनी मेजोरिटी नहीं थी। एक ऑप्शन ये था कि आपको नून लीग छोड़ गई, आप या तो नए इलेक्शन का डोल डाल दें। उस दहशतगर्दी के आलम में, उस इंतहा पसंदी के उस रवैये के आलम में अगर आप इलेक्शन करा सकते थे तो करा लेते। हमारा ये समझ के आगे बढ़ जाए, मेरा ये इशू नहीं है। आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब उस रंग में दूंगा, ठीक है, वो उस रंग में दूंगा। अब आइए इस तरफ एजाज शाह साहब को लाया गया है, पार्लिमानी अमूर का सुना है वजीर बनाया गया है, उनका पार्लिमान का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, पार्लिमान में लोगों को भेजने का, वहां से लोगों के रवैये बदलने का, उनको इलेक्शन लड़ाने का, लड़ने का तो शायद नहीं है, पार्लिमान के अंदर उनकी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन उनको लोगों की वफादारियां तब्दील कराने का, टिकट देने का, टिकट दिलवाने का, जमातें बदलाने का, वो बड़ा एक्सपीरियंस है। देखें क्या गुल खिलाते हैं। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान के एक और वजीर पर इल्जाम लगा है आमदन से ज्यादा असासे बनाने का। आज द न्यूज में उमर चीमा की खबर के मुताबिक एक अहम वजीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, जिनके ऊपर तहकीकात का आगाज सितंबर 2018 में किया गया था और नैब की इनिशियल तहकीकात के मुताबिक उन्होंने अपनी आमदन से ज्यादा असासे बनाए हैं। खबर में उमर चीमा साहब ने नाम नहीं दिया है, लेकिन इशारे यही मिलते हैं कि वो बात कर रहे हैं वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार की। इस खबर में यह भी कहा गया है कि नैब का इल्जाम है कि जब वो सियासत में आए थे तो उस वक्त उनके खानदान की जो आमदनी थी वो सालाना 6 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब उनकी जो फैमिली है उनके असासे 100 अरब से ज्यादा के हो चुके हैं। लेकिन इस खबर की अहम बात यह है कि नैब का जो रीजनल ऑफिस है वो तहकीकात मुकम्मल कर चुका है। नैब हेडक्वार्टर इस केस को मजीद आगे नहीं बढ़ा रहा। इसकी क्या वजह है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है खुद उमर चीमा साहब, जिनकी ये खबर है। उमर चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी आज जो खबर है जिसमें आपने कहा है कि एक वफाकी वजीर जिसके असासे बहुत तेजी से बढ़े, जब वो सियासत में आए 6 करोड़ उनकी पूरी खानदान की आमदनी थी, अब वो 100 अरब से ज्यादा हो चुकी है। आपने नाम नहीं लिखा है, तो मुबैना तौर पे, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें गर्दिश करी हैं, ये आप बात कर रहे हैं खुसरो बख्तियार साहब की। हाँ जी, बिल्कुल उन्हीं की बात हो रही है और बाकायदा इंक्वायरी हुई है। ये हमारी कोई अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये वाज़ेह है, ये नैब की अपनी इन्वेस्टिगेशन है जिस पर आगे मज़ीद काम की ज़रूरत है। और उनका रीजनल ऑफिस हेड ऑफिस से ये डिमांड कर रहा है और वो 1-2 रिमाइंडर भी भेज चुके हैं, याद दहानी करा चुके हैं कि ये एक बड़ा सीरियस केस है और इतनी हमने इनकी आगे कोई डिग आउट किए हैं और हमें इनकी कस्टडी चाहिए, यानी कि हम इनको हिरासत में लेके मज़ीद तफ्तीश करना चाहते हैं। लेकिन नैब हेड ऑफिस इस मामले में उन्होंने मुकम्मल तौर पर चुप साधी हुई है। वो यानी इस मामले में यानी शायद वो अपोजिशन के सिलसिले में ज़्यादा प्रोएक्टिव है। मामला हेडक्वार्टर में इस वक्त फंसा हुआ है, मामला हेडक्वार्टर में फंसा हुआ है। और नैब की जो इनिशियल इंक्वायरी है उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि उनकी जो आमदनी है उससे असासे जो है उससे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े हैं, और जब वो सियासत में आए बिलखुसूस उसके बाद। देखिए, इन शॉर्ट ये बात है कि जब वो सियासत में आए, कौमी सियासत में, यानी जब उन्होंने नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ा, उससे पहले उनका सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम जो है उनकी ज़मीन थी। अब उसके बाद उन्होंने 4 शुगर मिलें लगाई हैं, 5 कोई उन्होंने बिजली पैदा करने वाले कारखाने लगाए हैं, कोई 4 जो हैं कोई ट्रेडिंग वाले कारखाने लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई बाहर कंपनीज बनाई हैं, कोई न्यूयॉर्क में और दुबई में उनके बैंक अकाउंट्स हैं, कोई 13-14 उन्होंने अर्बन प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, इसके अलावा जरी ज़मीनें खरीदी हैं। तो ये सारे नैब की तरफ से, और ऑब्वियसली खुसरो बख्तियार और उनकी फैमिली का राइट है कि वो इसका जवाब दें। वो ये इल्जामात ये ज़हन में रखिएगा कि ये उनकी ओनरशिप जो है, यानी कि उनके रिकॉर्ड में है, यानी कि उन्होंने उनके रिकॉर्ड से ये सारी चीज़ें लेके आए हैं। जो उनसे बात करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, उनसे उन्होंने ये पूछना कि आपने बनाए किस तरह से। ये उनके रिकॉर्ड पर है अगर आप कह रहे हैं, और वो 100 अरब से ज्यादा बनते हैं। लेकिन जो अभी इलेक्शंस में उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे उसमें उन्होंने अपनी मालियत बताई है 20 करोड़ रुपए की।
तो इसका मतलब उनके नाम पे जो असासे होंगे 20 करोड़ होंगे या छुपाए हुए हैं? नहीं, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये एक जॉइंट फैमिली है, कुछ जो है यानी कि इनके भाई के नाम पे सारे काम हो रहे हैं, ये खुद भी शेयर होल्डर हैं उन शुगर मिल के, लेकिन पूरे खानदान की जो वेल्थ है। अच्छा, और एक चीज और उन्होंने कहा कि इनकी को अपनी प्रॉपर्टीज हैं खुसरो बख्तियार साहब की, जो इन्होंने नॉमिनेशन पेपर में भी डिक्लेयर नहीं की हुई, वैसे इनके नाम पर हैं लेकिन इन्होंने उधर डिक्लेयर नहीं की हुई। सही। अच्छा, एक तो जैसे मैंने कहा खुसरो बख्तियार साहब के पास पूरा राइट है कि वो आके जवाब दें इस बात का। हमने उनको अप्रोच किया, उनके भाई को अप्रोच किया, लेकिन वो जो है उनसे राब्ता नहीं हुआ। उनको मैसेज भी हमने छोड़ा है कि आप इस बात का आके जब भी चाहें आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि नैब अक्सर बहुत बड़े केसेस बना देता है। आसिम, डॉक्टर आसिम की मिसाल हमारे सामने है। 450 अरब रुपए करप्शन का इल्जाम लग गया। इसहाक डार साहब पे अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम लगा कि कितनी गाड़ियां हैं। बाद में इसहाक डार साहब कहते रहे कि वो गाड़ियां तो मैंने दूसरी गाड़ियां बेच के खरीदी थी। इस तरह के बहुत सारे मामले हमारे सामने आते हैं और निकलता कुछ नहीं है बाद में। देखिए, हम जो है यानी कि हम अपना कोई फैसला जारी नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि नैब की एक अपनी इन्वेस्टिगेशन है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ है, जिसने आगे इंक्वायरी की शक्ल में कन्वर्ट होना है, इंक्वायरी होनी है, यानी कि दूसरी स्टेज है। आप इंक्वायरी नहीं कर रहे, बाकी केसेस में आप इंक्वायरी कर रहे हैं, कुछ केसेस में आप जो है इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं, आप उन लोगों के साथ सॉफ्ट पैडलिंग कर रहे हैं। ये बात है। क्या वजह है इसकी? नैब से पूछा आपने क्यों केस आगे नहीं बढ़ा, क्या वजह है इसकी? देखिए, यानी कि ये तो मेरे ख्याल पहले जो बातें होती है ना, एक तासुर की बात है, हम इसको एज एविडेंस पेश कर रहे हैं कि ये तासुर की बात नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ अपोजिशन के पीछे जा रहे हैं, हुकूमती जोमा के पीछे नहीं जा रहे। हम एविडेंस दे रहे हैं कि आपका एक अपना ही ऑफिस झैली इदारा आपको बार बार याद दहानी दे रहा है कि जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, आप इसकी हमें इंक्वायरी करने का ऑर्डर करें, आप इंक्वायरी नहीं कर रहे। आपके ख्याल में प्रेशर गवर्नमेंट की जानिब से इसलिए रुका हुआ है क्योंकि अलीम खान को हमने देखा, उनको बाकायदा अरेस्ट किया गया है, जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं उनको तलब किया है नैब ने, उनके साथ इंक्वायरी जारी है। ये नहीं मुझे आइडिया कि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है या कोई और इन्वॉल्व है, क्योंकि खुसरो बख्तियार के बड़े एक वेल प्लेस्ड और यानी कि असर और सूख वाले एक सियासतदान है। पहले उन्होंने कोई और पार्टी भी बनाई थी, कोई सूबे को बचाने के लिए कोई सराइकी सूबे के लिए। अब जो है यानी कि वो यानी कि बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं। किस तरफ से वो अपना असर और सूख इस्तेमाल कर रहे होंगे, या अब देखें यानी कि अब चाहिए तो सही कि अब ये बात आई है, हम नैब की बात कर रहे हैं, खुसरो बख्तियार की बात हो रही है, अब कोई किसी किस्म का कोई अभाम नहीं रहा। नैब को इस सिलसिले में वजाहत करनी चाहिए कि क्यों लेट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बताएं कि खुसरो बख्तियार और उनके भाई से हमने राब्ता करने की कोशिश की, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हमारा ये प्लेटफॉर्म उनके लिए मौजूद है, जब भी वो इस पर आके जवाब देना चाहें वो जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा है। नैब की तरफ से कहा गया है कि उनके असासे उनकी आमदन से ज़्यादा हैं और सियासत में आने के बाद उनके असासे बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। हमारा प्रोग्राम उनके लिए मौजूद है, वो आके जवाब दे सकते हैं। माजी में ऐसे केसेस सामने आए हैं जहाँ पर ये देखा गया हो कि नैब ने बहुत बड़ा केस बनाया है और बाद में उसमें निकलता कुछ नहीं है। तो ये मार्जिन ज़रूर देना चाहिए कि जब तक किसी पर इल्ज़ाम साबित ना हो जाए। प्रोग्राम में आज इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।